जितने साथी हैं उन सभी साथियों को प्रदेश की बैठक में प्रोग्रेस रिपोर्ट रखनी पड़ेगी और वह प्रोग्रेस रिपोर्ट 15 दिन की तो हम आपसे चाहेंगे कि आप किस किस गांव में मीटिंग किए हैं, मीटिंग का एजेंडा क्या था, अगर संगठन ठीक नहीं था तो आपने संगठन को दुरुस्त किया, वो तमाम चीज़ें आपको हमें रखनी पड़ेगी। कैडर इसके बाद हम शुरू करेंगे और यह लागू हम केवल जिले पर ही नहीं करेंगे, विधानसभा पर ही नहीं करेंगे, हम तो कोऑर्डिनेटर को भी कर देंगे उसमें। जब हमारी समीक्षा बहन जी कर सकती हैं तो हम भी तो कोशिश करेंगे कि आप भी प्रदेश की बैठक में, तो हम तो टॉप लेवल पर भी कर देंगे, क्योंकि टॉप लेवल पर भी जब हम बोलने का मौका देंगे तो हमारा कोऑर्डिनेटर ही सबसे पहले ये बात रखेगा कि सर इस महीने की 15 दिन में मैं इस जिले में गया और जिले की बॉडी इस तरह की थी और जिला अध्यक्ष ठीक था तो हमने उसको मौका दिया, बहुत अच्छा किया, तो साहब हम रिकमेंड करेंगे कि इसको प्रदेश में ले लिया जाए। और एक्टिव नहीं था तो साहब वहाँ 2-3 चेहरे थे, उसमें से हमने सहमति लेकर हमने जिला अध्यक्ष चेंज कर दिया है, विधानसभा अध्यक्ष उन्हें ये कर लिया है, ये भी होगा। इसलिए मैंने कहा कि हम कोई पोस्ट प्रदेश की है प्रदेश पे रहेगी, जिले की है जिले पे रहेगी, आपको सम्मान सब वही मिलेगा। लेकिन अगर पार्टी को आगे बढ़ाना है तो आपको जमीन पर तो उतरना पड़ेगा। अब मंच पे आप चाहे जितना आंसू बहा लो, उससे कुछ नहीं होना कि साहब अब नहीं हुआ, इतने दिन नहीं हुआ, 15 दिन में कर लेंगे, 30 दिन में कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। बातों से तो कोई बात नहीं बननी है, बात तब बननी है जब आपको काम करना होगा। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से अपील करूंगा कि यह सिस्टम टॉप लेवल से नीचे लेवल तक भी आएगा कि सबको अपने 15 दिन की कम से कम 20 दिन देंगे तो और अच्छा है। तमाम लोगों के पास जिम्मेवारियां कम होती हैं, वो तो 20 दिन भी मीटिंग कर सकते हैं। तो अगर 20 दिन बताएंगे कि साहब हमने 20 दिन में ये किया तो मुझे और अच्छा लगेगा, लेकिन 15 दिन तो आपको करना पड़ेगा। और एक मीटिंग में हम आपको सुनेंगे, संतोषजनक नहीं आया, दूसरी मीटिंग में सुनेंगे, अगर संतोषजनक नहीं आया तो फिर हम तीसरी में आपको हटा देंगे, क्योंकि अब समय नहीं है, अब बहुत लंबा वेट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने कहा अगर फैसले कुछ गलत भी हो गए हैं तो आप अग्रेसिव क्यों हो रहे हो, लड़ाई के मूड में क्यों आ रहे हो? भाई हम लड़ाई किस बात की है, जमीन जायदाद की तो है नहीं भाई, हमारी आपकी लड़ाई किस बात की? कोई फ्लैट कब्जा करना, कोई जमीन जायदाद खेत खलिहान है कब्जा करना? भाई हमारी लड़ाई इस बात की है कि हमें रात दिन मेहनत करके महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ा के हमें इस देश और प्रदेश की बागडोर बहुजन समाज के हाथों में देनी है, ताकि बाबा साहब का संविधान में दिए गए अधिकार को हम अपने लोगों के पक्ष में इम्प्लीमेंट करा पाएं। इस बात की लड़ाई है, और जब इस बात की लड़ाई है तो फिर दिक्कत कहां है? इसलिए थोड़ा सा सोच को ब्राट करो, बहुत संकुचित दायरे में मत सोचो कि ये हटेगा तो मुझे मौका मिलेगा, ये हटेगा तो मुझे मौका मिलेगा। ऐसे करने वाले को कभी मौका नहीं मिलता। किसी को हटा के आप सोचो कि हम बन जाए। लोग कहते हैं मैं तो 14 साल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, आपको तो बहुत जल्दी दुख हो जाता है कि साहब मुझे हटा दिया। और मैं तो मान्यवर साहब के साथ भी बहुत लंबा रहा। मान्यवर साहब तो कहते थे कि किसी व्यक्ति को परखना है तो थोड़े दिन उसको पोस्ट से अलग कर दो, उसको पद से हटा दो, अगर वो मिशनरी होगा, अगर मानसिक रूप से जुड़ा है, कैडर बेस पे तैयार है, तो रिएक्ट नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है साहब आपका फैसला है,
हम नहीं जिलाध्यक्ष सही, कोई दूसरा सही, क्योंकि दूसरा हटा तो हम आए, हम हटे दूसरा आए। तो साहब अगर आपको लगता है तो जिलाध्यक्ष किसी को बना दीजिए, वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो रिएक्ट कर गया, अग्रेसिव हो गया, तो आप समझ लेना कि वो कैडर आपका नहीं है। उसको जब तक आपने टिकट दिया तो ठीक है, जिंदाबाद, पोस्ट दिया तो जिंदाबाद। जिस दिन आपने टिकट नहीं दिया, जिस दिन पोस्ट आपने नहीं दिया, उसी दिन फिर वो मुर्दाबाद शुरू हो जाएगा। तो आपका मिशन का सिपाही वो नहीं हो सकता। तो वही हमने कहा कि दिक्कत कहाँ आ रही है, फैसले गलत हो गए तो आ जाएगा मामला सामने। इसलिए आप लोग एकदम इतना जल्दी अग्रह, मैं 14 साल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, फिर किसी पद पर नहीं रहा, बहन जी ने कहा दिया मान लिया। भाई स्टेट तो हमारे पास रहे ही हैं ज़्यादातर। एक स्टेट केवल अभी छोड़ दें, कौन सा है, उड़ीसा केवल हमारे पास अभी नहीं रहा, हमें लगता है वो भी जल्दी आ जाएगा। उड़ीसा स्टेट का केवल मैं इंचार्ज नहीं रहा, नहीं तो ऑल इंडिया के सारे स्टेट का मैं इंचार्ज रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ भी ये हुआ। तो साहब कहते थे कि किसी को मापना हो तो थोड़ा इस तरह का एक्सपीरियंस कर लो और उसी में पता चल जाएगा। और आप तो इतना अग्रेसिव हो जाते हैं, आप लोग इतना बताओ हमारा क्या सम्मान है। हमें तो माला पहनाने का मौका नहीं मिला, हमें तो बात रखने का मौका नहीं मिला। तो सारी सीमाएं लांघ जाओगे और इसके बाद भी कहोगे कि हमसे बड़ा इस मिशन का सिपाही कोई है ही नहीं। इसलिए कम से कम ये सब चीजें आपको अपने ध्यान में डालना। और जहां तक आर्थिक सवाल रहा, मुझे अध्यक्ष जी भी बताए साहब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि अभी खराब हो सकती है लेकिन आगे ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि लोगों के अंदर जब भरोसा हो जाएगा तो वो तो वही लोग हैं जो लोग इस पार्टी को 1-1 रुपया दे के मान्यवर साहब को सांसद बना सकते हैं, 1-1 रुपया दे के पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हैं। तो वही लोग हैं, जब उनमें भी भरोसा जगा देंगे हम लोग तो वो भी आपको देने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं मानता। ये धन बहुत चिंता का विषय नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिस दिन कहीं न कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ है या गलतफहमी हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमारे जैसे व्यक्ति को इतने लंबे समय तक उस हाउस में रहने का मौका मिला, आपके स्टेट के मोदी जी हैं, आपके स्टेट के अमित शाह जी हैं, शायद आप मिल नहीं पाए होंगे कभी, आपके ही प्रदेश के हैं, लेकिन हमें तो बहन जी ने इतना सम्मान दिया कि हम आमने सामने होकर बात भी कर लेते। ऐसा नहीं कि हमारा चेहरा बड़ा खूबसूरत है इसलिए बात कर लेते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हम लोगों ने प्रदेश को तैयार किया, तो ताकत बनी तो बहन जी ने उस हाउस में भेज दिया जिस हाउस में वो लोग हैं। तो उस हाउस में करीब करीब सभी लोग बराबर होते हैं तो बात करने के। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे जैसे व्यक्ति को उस हाउस में जाने का मौका मिला तो मौका इसलिए मिला कि हमारे लोगों ने अपने खून और पसीने से जब इस आंदोलन को चलाया, इस पार्टी को आगे बढ़ाया और इस पार्टी के विधायक जब जीते तो उसके बाद दौलत फिर अपर हाउस में जब जाने का मौका मिला तो बहन जी ने किसी उद्योगपति को नहीं, जिनके धनों से, जिसके 1-1 रुपये 10-10 रुपये 100 रुपये से ये आंदोलन आगे बढ़ा, उसके बेटे को उस हाउस में भेजने का काम किया। इसलिए हम लोगों को वहां जाने का मौका। अब आप गरीबी दूर करना चाहते हो, अब आप बच्चे को रोजगार भी चाहते हो, तो उसके लिए सरकार तो आपको अपने एफर्ट से बनानी पड़ेगी ना। आपको अपने 10 रुपये तो लगाने पड़ेंगे। अब आप 10 रुपये लगाओ ना,
और सबसे चाहूँ, क्योंकि आपको जानकारी है उत्तर प्रदेश में जब हम सरकार में आए, बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तो बहन जी ने तमाम योजनाएं बनाई, तमाम पॉलिसी बनाई। मैंने कहा वो कभी कैडर जब चलेगा तो हम आपसे बात करेंगे। एक दो लोगों को नहीं, 5 सालों में उन्होंने एक दो नहीं, कम से कम 27 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दिया। 27 लाख बड़ी बहुत बड़ा गिनती होती है। कोई नया विभाग नहीं बनाया उन्होंने, कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, लेकिन बाबा साहब का जो संविधान में अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत बैकलॉग पर भी उन्होंने भरना शुरू कर दिया। तो इतने लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया। उन्होंने तमाम अंबेडकर गांव बनाया, पूरी योजना ही इन्होंने आपके लिए बनाई। वो इसलिए बनाई क्योंकि किसी उद्योगपति का धन वहां नहीं लगा था। अगर वही उद्योगपति के धन से हमारी सरकार बनी होती तो बहन जी के मुख्यमंत्री बनते ही उद्योगपति अपनी लिस्ट लेके पहुंचता, कहता बहन जी हमने पैसे बहुत लगाए हैं, तो बहन जी ये बना देंगी, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करा देंगी, तो हमें 200, 500, 1000, 2000 करोड़ का फायदा होगा, तो फिर अगले इलेक्शन में मैं आपको फंडिंग कर दूंगा, जो पूरे देश में इस समय हो रहा है। इसलिए योजना और नीतियां अगर बनानी है तो बीजेपी कांग्रेस कभी गरीबों के हित में योजना नहीं बनाएगी, नीतियां नहीं बनाएगी, उनकी मजबूरी है। सारे उद्योगपति तो आपके यहाँ के हैं और सारे उद्योगपतियों के धन लगे हुए हैं। ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियों को चलाते ही उद्योगपति हैं इस देश का। क्योंकि आपने देखा होगा अभी तो थोड़ा सा ही खुला था चुनाव लड़ने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, इन पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए जो चंदा दिया, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट टाइट हुआ, पूरा नहीं खुला, वो तो नाम मात्र, हमें लगता 10% भी नहीं खुला होगा। तो 13,000 करोड़, शायद लिखते रह जाओगे, गिनती बढ़ाते रह जाओ, जीरो बढ़ाते रह जाओ, 13,000 करोड़। मैंने कहा 10% खुला तो 13,000 करोड़ निकल गया बीजेपी को। इन उद्योगपतियों ने चुनाव लड़ने के लिए 13,000 करोड़ बीजेपी को दिया और 2,800 करोड़ दिया उसने कांग्रेस को, 3,200 करोड़ दिया और उसने ममता को, आपका वोट मैनेज करने के लिए। तो जब ये आप का वोट मैनेज करने के लिए धनवानों का धन लगता है, उद्योगपतियों का धन लगता है, तो फिर सरकार अगर बनेगी तो नीतियां आपकी गरीबी दूर करने की कैसे हो सकती है? आपके बच्चों को रोजगार की नीतियां कैसे बन सकती हैं? आपके बच्चों को शिक्षा की नीतियां कैसे बन सकती हैं? क्योंकि अगर वो ये नीतियां बनाने लगे तो उद्योगपति तो मर जाएंगे। भाई आज किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, 10,000, 12,000 में वो लोग लेबर ले रहे हैं, यही तो ले रहे हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करना है तो 10,000, 12,000 मिल रहा है, जबकि लेबर लॉ भी कहता है, इस देश में लेबर लॉ, बाबा साहब को अगर आप पढ़ेंगे